हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंशुल अग्रवाल अपने YouTube चैनल अंशुल स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कि सपने उनके सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। कि सपने उनके सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो इसी लाइन के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं और हम टॉपिक चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे थे, जिसमें कि मैंने आपको पिछली क्लासेस में जो क्वेश्चंस करवाए थे वो टाइम में चेंजेस थे। जैसे कि 1.5 ईयर का टाइम दिया हुआ था, 15 मंथ का टाइम दिया हुआ था, तो उस पर बेस्ड क्वेश्चंस थे जो कि हमने किए थे। और बिल्कुल शॉर्ट मेथड में मैंने आपको बताया था कि हमें जैसे कि 15 मंथ था तो 15 मंथ को हम 1 ईयर और 3 मंथ काउंट करते हैं। तो 1 ईयर का हमने एक साथ काउंट में किया जितने परसेंट दर दी हुई थी उसके अनुसार, और 3 मंथ है उसके अकॉर्डिंग हमने दर परसेंट को काउंट किया और फिर हमने क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किया। तो आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमने ईयर वाला कर लिया, मंथली कर लिया। अभी जो क्वेश्चन है वो डेज वाला है, यानी कि जैसे कि 146 डेज आपको दिख रहे होंगे, तो इसके अनुसार हमें क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करना है। तो अब क्या है, हमें आंसर निकालना है इसका। तो कैसे, हम वही मेथड वही लगाएंगे, फॉर्मेट हमें वही यूज करेंगे जो पिछली क्लासेस में किया था, जो मेरे द्वारा आपको बताया गया था। तो कि वह धनराशि ज्ञात करो। अब इसमें क्या है, मूलधन ज्ञात करना है, हमें पता चल रहा है। जो 10% वार्षिक सीआई की दर से, यानी कि जो रेट है, दर है, वो कितनी है, 10% है, वार्षिक कंपाउंड इंटरेस्ट की दर है, से एक वर्ष 146 दिन में, यानी कि 1 ईयर तो कंप्लीट है, प्लस में 146 डेज और है, उसमें 1440 रुपए बढ़ जाएं। अब ये पता करना है हमें कि 1440 रुपए है, ये किस यानी कि वैल्यू किसकी है, ये सीआई की वैल्यू है या मूलधन की वैल्यू है या मिश्रधन की वैल्यू है। तो अब क्या है, मिश्रधन तो हमें मूलधन तो हमें ज्ञात करना है कि वह धनराशि ज्ञात करनी है। और 10% वार्षिक सीआई की दर से एक वर्ष 146 दिन में 1440 रुपए बढ़ जाएं। बढ़ने का मतलब ये है ब्याज। इस बात को आप जानते हो, कोई भी अमाउंट आपने किसी भी व्यक्ति को उधार दिया, मान लो कि 10,000 रुपए दिया, और उससे जब रिटर्न में आपने पैसे लिए हैं तो मान लो कि आपने 11,000 रुपए लिए, तो जो 1,000 रुपए है वो बढ़ी हुई राशि है, वो क्या है, इंटरेस्ट को शो करेगा। तो 1,000 रुपए इंटरेस्ट को शो कर रहा है, तो यहाँ भी ये 1,440 रुपए है, वो किसको शो करेगा, इंटरेस्ट को शो करेगा, ब्याज को। तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि इंटरेस्ट है वो 1,440 रुपए दिया हुआ है, और हमें जो डेज का यानी कि दर दी हुई है, वो दर तो कितनी दी हुई है, 10% है। और एक वर्ष 146 दिन में 1,440 रुपए बढ़ जाए, यानी कि हमें एक वर्ष और 146 दिन है उसके अनुसार हमें काउंट करना है। तो वही यूज हम मेथड वही करेंगे, मूलधन और मिश्रधन, यानी कि प्रिंसिपल और अमाउंट वाला। बट हमें क्या है, अब 1 ईयर के हिसाब से हम बात करें, 1 ईयर का हम काउंट करें तो 1 ईयर की जो दर है वो कितनी हो जाएगी, 10%, और 10% को हम क्या लिखते हैं, 1/10। तो ये मूलधन हो गया, ये इंटरेस्ट हो गया। ओके, कुछ भी नहीं किया है, जस्ट जैसे हम पहले करते आ रहे हैं उसी तरीके से यूज किया है कि 1 ईयर में 10% सीआई की दर है ब्याज की, तो हमने वही काउंट किया है। 1/10 होता है फ्रैक्शन, और फ्रैक्शंस के लिए वीडियोस अवेलेबल है चैनल पर, तो वहां से देख लीजिएगा। तो ये क्या हो जाता है, मूलधन और ये इंटरेस्ट। तो यहाँ से हमें पता चला कि मूलधन 10 होगा और अमाउंट कितना हो जाएगा, 11, क्योंकि मूलधन प्लस इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट। ठीक है, उसके बाद में अब 146 दिन की हम बात करेंगे, यानी कि 146 डेज, इसके अनुसार हमें क्या करना है, दर परसेंट है वो फाइंड आउट करनी है। तो 146 दिन पहले कितना भाग है ये हमें पता करते हैं। जब हमने वहां काउंट किया था कि 3 मंथ, तो 3 मंथ हमने पता चला था कि 3/12 किया था, 3/12 से 1/4 आया, और ये 1/4 क्या है, ईयर में। ये किस में आ गया, ईयर में। ईयर में क्यों आ गया, क्योंकि हमने 12 से डिवाइड कर दिया है। 12 से डिवाइड करने का हमारा तात्पर्य जो निकल कर आ रहा है वो यही निकल कर आ रहा है कि 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। तो इस कारण हमने क्या किया, 12 से डिवाइड किया, और 12 से डिवाइड करने पर ये 1/4 आ रहा है ईयर। तो इसके अनुसार अब 1/4 ईयर आता है। इसे ही हमने क्या किया था, दर प्रतिशत जितनी भी दी, जैसे कि 16% वहां दी हुई थी, तो हमने वहां से क्या किया, मल्टीप्लाई किया, और ये 4% हमारा आंसर आया था। हमें दर परसेंट ये यूज करनी है, ये हमें पता चला था। तो इसी प्रकार वहां हमने 12 से डिवाइड किया था। 12 से डिवाइड करने क्यों किया था, क्योंकि वहां 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, जबकि यहाँ डेज की बात की गई है। तो यहाँ डेज कितने होंगे, 1 ईयर में डेज कितने होते हैं, 365 डेज। ये हम बात करते हैं 365 दिन होते हैं एक ईयर में, तो 146/365 हमने कर दिया है। तो इसके अनुसार है वो कितनी आएगी वैल्यू, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 73 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बार, और ये कितनी बार हो जाएगा, 5। ये वैल्यू आएगी 2/5।
तो 146/365 इज इक्वल टू में क्या है 2/5। ये 2/5 क्या ईयर के रूप में आ गया। हमें काउंट करना है वो ईयर के अकॉर्डिंग ही करना है, क्योंकि हमें जो दर दी हुई है वो वार्षिक दी हुई है। तो अब हमें जो दर परसेंट है इसमें यूज करनी है आर। वो कैसे यूज करेंगे, 2/5 है, 2/5 जो दिया हुआ है उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10% को, जो कि वार्षिक दर है। तो इसे मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाता है 4%। यानी कि हमें जो सेकंड कंडीशंस है 146 दिन है उसमें 4% दर है उसका यूज़ करना है। बस ये यही समझने वाली बात है। और 4% को हम लिखते हैं 1/25। 1/25 का मतलब समझ में आता है ये मूलधन है और ये इंटरेस्ट है। तो यहाँ से अब क्या है, ये वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं और कुछ भी नहीं, यानी कि इस वैल्यू को निकालना है बस। और क्वेश्चंस तो बिल्कुल इजीली है, ये तरीका तो आप फर्स्ट या सेकंड क्लास में ही मैंने बता दिया था, तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली इस बात भी नहीं है। और ये क्वेश्चंस है वो इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि अब ऐसी कंडीशंस दी हो जाती है तो स्टूडेंट्स को लगता है कि जाने कितने बड़ा क्वेश्चंस है, लेकिन बट उसकी कहें तो वैल्यू है एक माइनर। बिल्कुल हम एक बात करें कि 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, बस अपॉन में किया उसके बाद में आंसर अपने आप दिखने लग जाता है। बट थोड़ी सी आपको समझने वाली बात है कि लैंग्वेज क्वेश्चंस की क्या है उसे हमें समझना होता है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। यहां से हमें दोनों ही पता चल गया, 1 ईयर का हमने काउंट कर लिया और 146 डेज का हमने काउंट कर लिया। अब इसे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाता है, ये तो 250 हो जाता है और ये कितना हो जाएगा 11 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 और 286। तो ये क्या हो जाता है, ये मूलधन है और ये मिश्रधन है। अब हमसे पूछा क्या है, 1440 रुपये बढ़ जाए, यानी कि हमारे पास में वैल्यू किसकी है, इंटरेस्ट की है। तो हमें पता चल रहा है यहाँ से हमें इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट कितना आ जाता है, इनका डिफरेंस, और डिफरेंस कितना है 36। ठीक है, उसके बाद में हमें निकालना क्या है, धनराशि निकालनी है। धनराशि का मतलब मूलधन हमें फाइंड आउट करना है। तो मूलधन के लिए हम क्या वैल्यू निकालते हैं कि हमारे पास में जो भी रियल वैल्यू किसकी दी हुई है 1440 रुपये है, अपॉन में इंटरेस्ट, क्योंकि ये वैल्यू इंटरेस्ट की है तो यहाँ भी इंटरेस्ट की वैल्यू आएगी। अब इनटू क्वेश्चन में क्या पूछा है, मूलधन, और मूलधन कितना है 250। ठीक है, ये वैल्यूज एक तरीके से बिल्कुल, ये अगर समझ में आ गया हमारे कि 146 डेज है उसको हम कैसे काउंट करना है हमें ईयर के रूप में, तो फिर कोई बड़ी भारी बात नहीं है। अब ये 36 से इसे कैंसिल कर देंगे, कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 36 कितनी बार हो जाएगा, 3 4 12, हाँ ये 4 बार कैंसिल हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, और यानी कि 40 × 250, और ये आंसर कितने आ जाएगा, ये आ जाएगा 10,000 रुपये। यानी कि मूलधन है वो कितना है 10,000 रुपये है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। और इजी कब होगा, जब आप लैंग्वेज को समझेंगे क्वेश्चंस की, कि क्या क्वेश्चंस कहना चाह रहा है, क्या हमसे फाइंड आउट करवाना चाह रहा है, और कैसे हमें फॉर्मेट को यूज करना है। सबसे बड़ी जो बात होती है इन क्वेश्चंस में करने की, बिल्कुल सरल क्वेश्चंस होते हैं, बट हमें तरीका है वो समझ में आना चाहिए कि हाँ क्वेश्चंस हैं वो किस प्रकार से हल होगा। 1 ईयर का कैसे होगा, 146 डेज है उसका कैसे काउंट करेंगे। तो उसके लिए हम जानते हैं कि डेज वाली कंडीशंस में हम 365 से डिवाइड करते हैं, और मंथ वाली कंडीशंस में हम 12 से डिवाइड करते हैं। तो ये 2/5 ईयर हो जाता है। तो ईयर हो गया, तो दर हमें याद करनी है। तो किस प्रकार से याद करेंगे, 10% वार्षिक दर है इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया तो 4% आया, यानी कि 146 दिन का जो ब्याज दर लगेगी वो 4% लगेगी, और 4% को हम 1/25 लिखते हैं फ्रैक्शंस के रूप में, जिससे कि हमें मूलधन और इंटरेस्ट पता चला। यहाँ हमने कैलकुलेशंस की है और कैलकुलेशंस करने पर 10,000 रुपये आंसर आया है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम नेक्स्ट है क्वेश्चंस पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर बात करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चंस था, कोई ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन था नहीं है, बट ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आने के चांसेस अच्छे रहते हैं, क्योंकि इसमें जो स्टूडेंट्स है वो क्या हो जाता है, कंफ्यूजिंग हो जाता है, उसका माइंड है वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है, जिससे कि क्या हो जाता है कि गलती होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट टाइप भी देखते हैं हम। एक व्यक्ति कुल 7,320 रुपए, कितने 7,320 रुपए दो स्कीम है। तो दो स्कीम में 20% CI की दर से 20% CI की दर से 20% CI है उसकी दर से क्रमशः
5 वर्ष यानी कि 5 ईयर्स, वह 7 ईयर्स, वह 7 ईयर्स के लिए निवेश करता है, के लिए निवेश करता है। इस प्रकार की ही लैंग्वेज क्वेश्चंस में आती है, निवेश करता है। तथा अंत में उसे दोनों स्कीमों से, जो दोनों स्कीम में उसने निवेश किया है, तो दोनों स्कीमों से समान धनराशि प्राप्त होती है, समान धनराशि प्राप्त होती है, समान धनराशि प्राप्त होती है। तो पहली स्कीम में निवेश की गई राशि बताओ। क्या कहा गया है? तो पहली स्कीम में निवेश की गई राशि बताओ, निवेश की गई राशि है वह बतानी है हमें। अब क्वेश्चन की एक बार लैंग्वेज को समझो, आपकी क्वेश्चंस कहना क्या चाह रहा है। थोड़ा नया डिफरेंट टाइप है, बट कुछ भी नहीं, ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है, हमें थोड़ा सा माइंड है वो लगाना है कि किस प्रकार से क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना है। कि एक व्यक्ति है, कुल 7,320 रुपये हैं, 2 स्कीम में लगाता है, और वो भी कितना, 20% CI की दर से, यानी कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट की जो ब्याज दर है वो 20% है। 7,320 रुपये वह 2 स्कीम में लगाता है, और क्रमशः कितने, 5 ईयर्स के लिए और 7 ईयर्स के लिए। फर्स्ट स्कीम में 5 वर्ष के लिए और सेकंड स्कीम में वो 7 वर्ष के लिए लगा निवेश करता है, और अंत में उसे दोनों स्कीमों से समान धनराशि प्राप्त होती है। तो पहली स्कीम में निवेश की गई राशि हमें बतानी है। तो दोनों जब कंडीशंस में समान धनराशि प्राप्त हो रही है, तो समान धनराशि प्राप्त होने का मतलब है कि उन दोनों ही कंडीशंस में मिश्र धन है वो समान है। ये बात जानते हो। तो मिश्र धन का जो फॉर्मूला आता है, मिश्र धन का फॉर्मूला है वो क्या होता है, मूलधन इंटू 1 प्लस दर अपॉन 100 की पावर टाइम, यही होता है। मूलधन इंटू 1 प्लस दर अपॉन 100 की पावर टाइम। तो दोनों स्कीमों के मिश्र धन है उसे हम इज इक्वल टू में कर देते हैं, और वहां से जो वैल्यू निकल कर आएगी वो डायरेक्ट हमारा आंसर होगी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस समझने की आवश्यकता है कि 7,320 रुपये स्कीम में है, टोटल 20% CI की दर है 5 वर्ष और 7 वर्ष के लिए। तो हम बात करें स्कीम फर्स्ट की, स्कीम फर्स्ट, और यहां हम बात करें स्कीम सेकंड, हम बात करें यहां स्कीम सेकंड की। ठीक है, दोनों ही कंडीशंस हमें इज इक्वल टू में यूज करनी है, क्योंकि समान धनराशि हमें प्राप्त हो रही है। तो यहां अगर हम मिश्रधन वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो मिश्रधन फॉर्मूला लगाने पर ये क्या हो जाता है, P1 मूलधन। P1 क्यों माना है, क्योंकि 2 स्कीम है, इसलिए हमने मान लिया कि स्कीम 1 में P1 यानी कि मूलधन लगाया है, और सेकंड में P2 लगाया है। तो मूलधन इंटू 1 प्लस दर अपॉन 100, तो 1 प्लस दर का मतलब कितना है, 20 है, अपॉन में 100 है, इसकी पावर कितनी है, 5 वर्ष के लिए है, तो 5 है। तो इसे हम कैलकुलेशन करेंगे तो 120 अपॉन 100 हो जाएगा, इसकी पावर 5 हो जाएगी, यही कंडीशन आएगी। तो 120 अपॉन में 100 की पावर 5, और ये इज इक्वल टू में। ये बात समझ में आ गई होगी। अब तो ज़्यादा ये समझाने वाली बात भी नहीं है, क्योंकि हम इतने क्वेश्चंस कर चुके हैं कि अब CI कंपाउंड इंटरेस्ट तो बहुत ही इजी वे में हमें समझ में आ रहा है, और जो हम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं वो भी डायरेक्ट करने का प्रयास करेंगे। तो P1 हो गया। अब सेकंड कंडीशंस में हमें यूज़ करना है वही P2 इंटू, यानी कि मूलधन इंटू 1 प्लस दर अपॉन 100। तो 1 प्लस दर का मतलब कितना है, 120 अपॉन 100, और इसकी पावर है वो टाइम होगा, और टाइम कितना है, 7 ईयर्स है, तो 7 ईयर्स क्रमशः कहा गया है। तो फर्स्ट स्कीम में 5 वर्ष और सेकंड स्कीम में 7 वर्ष। ठीक है, एज इट इज लिख दिया है, समान धनराशि प्राप्त होती है, समान कर दिया। अब यहाँ से हमें कैलकुलेशंस करनी है और कुछ भी नहीं है। तो ये कैलकुलेशन हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, P1 अपॉन P2 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। P1 एज इट इज़ है, ये मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड के रूप में हो जाएगा। ये हो गया। फिर अब हमें इसे क्वेश्चन है उसको किस प्रकार से सॉल्यूशंस करेंगे, क्योंकि P1 हो गया अपॉन में P2 हो गया, और ये वैल्यू एज इट इज़ हो गई 120 अपॉन में 100 की पावर 7। अब ये जो मल्टीप्लाई में है ये डिवाइड के रूप में हो जाएगा, और डिवाइड के रूप में हम जानते हैं, जैसे कि हम बात करें 5 का क्यूब है और यहाँ 5 का स्क्वायर है, तो ये दोनों वैल्यूज जब ये अपॉन में जाएगा तो ये 5 की पावर -2 हो जाती है, सॉरी 5 की पावर 2 होगी, लेकिन इसको हम ऊपर मल्टीप्लाई के रूप में करेंगे तो 5 की पावर -2 हो जाएगी। -2 क्यों हुई है, क्योंकि ये क्या है, डिवाइड के रूप में है, इसीलिए
यहाँ मल्टीप्लाई के रूप में था, पक्षांतरण करने पर डिवाइड के रूप में आ जाता है। तो यहाँ क्या होगा कि 5 बचेगा। तो इसी प्रकार से यहाँ क्या होगा कि ये जो है 120 अपॉन में 100, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, माइनस का 5 हो जाएगी, क्योंकि अपॉन में जाएगा और अपॉन को हम मल्टीप्लाई के रूप में लिखेंगे तो कितनी हो जाएगी, पावर -5। तो यहाँ से हमें P1 अपॉन P2 की वैल्यू कितनी पता चली, P1 अपॉन P2 है जो 1/120 अपॉन में 100 की पावर कितनी हो जाएगी, 2। 7 में से 5 जाने पर कितने बचते हैं, 2। ये तो समझते हो, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं। और इजी क्वेश्चंस हम जानते हैं ये a की पावर m डॉट a की पावर -n, तो ये क्या हो जाता है, a की पावर m माइनस n हो जाता है। ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि जब यह घात है, आधार है, बेस है, वो समान हो और घातें आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। ये बात आपको पता है। तो यहाँ जुड़ने के लिए क्या है, ये माइनस है, ये प्लस है, इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है। तो अब हमने क्या है, यहाँ से ये वैल्यू पता चली, तो यहाँ से P1 अपॉन P2 की वैल्यू पता चल जाएगी। P1 अपॉन P2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 से यहाँ 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 का स्क्वायर करेंगे 144 और ये हो जाएगा 100। तो यहाँ से हमें वैल्यू पता चल रही है, P1 की वैल्यू और P2 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू हमें क्या है, पता चल रही है कि P1 है वो 144 है, P2 कितना है, 100 है। ये एक रिलेशन के रूप में है, ये डायरेक्ट वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने जो वैल्यू निकाली है वो इज इक्वल टू में करके निकाली है, यानी कि कंपैरिजन करके निकाली है। और कंपैरिजन में क्या होता है, एक रिलेशन शो होता है, इसलिए P1 अपॉन P2 की वैल्यू ये निकल कर आ रही है। जबकि हमें 7,320 रुपये टोटल वैल्यू दी हुई है। अब ये क्वेश्चंस है वो अनुपात से रिलेटेड हो जाता है। कैसे कि अनुपात जब हमारे पास में आता था कि A अनुपात B है, उसका अनुपात है 5:2 और टोटल वैल्यू हमारे पास में 14 है, तो हम क्या करते थे, 14 जब टोटल लिया है तो अनुपात का भी टोटल करेंगे 7 और जो भी वैल्यू क्वेश्चन में पूछी गई है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यही वाली कंडीशंस है अब हमें यूज़ करनी है। हमें क्या यूज़ करना है कि हमारे पास में टोटल वैल्यू है और टोटल वैल्यू कितनी है, 7,320 रुपये अपॉन में यहाँ हमने टोटल यूज़ किया है तो यहाँ भी हम टोटल यूज़ करेंगे, तो दोनों का टोटल कितना हो जाता है, 244। अब इनटू में क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि फर्स्ट स्कीम है उसमें निवेश की गई राशि हमें बतानी है, और निवेश की गई राशि का मतलब मूलधन। तो फर्स्ट स्कीम में निवेश की गई राशि है 144। तो अब इसके कैलकुलेशंस करनी है बस। तो कैलकुलेशन करने पर 244 से कैंसिल हो जाएगा डायरेक्ट। कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 24 × 3, हाँ ये 30 बार कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 30 × 144 और ये मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये हो जाएगा 2 3, 4,320 रुपये क्या आ जाता है। फर्स्ट स्कीम है उसमें जो लगाई गई राशि है, निवेश की गई राशि यानी कि P1 है, उसका मान आ जाता है, कितना आ जाता है, P1 की जो रियल वैल्यू है वो 4,320 रुपये है, वो निकल कर आती है। तो ये क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा, कोई ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं था, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था। इजी क्वेश्चन कैसे था कि ये जो कंडीशंस हैं इनको हम अनुपात वाले क्वेश्चंस में टॉपिक में कर चुके हैं, बट यहाँ समझने वाली बात एक ही थी कि ये जो स्कीम फर्स्ट और स्कीम सेकंड है इनमें निवेश की गई राशि है, जो मिश्रधन है वो समान धनराशि हमें प्राप्त हो रही थी, तो उनकी वैल्यूज़ हमने इक्वल में की है और उसके बाद में P1 अपॉन P2 की वैल्यू निकाली है। और यहाँ से क्या किया है, रियल वैल्यू 7,320 जो यूज़ किया टोटल है, तो यहाँ भी हमने टोटल यूज़ किया है, इनटू में क्वेश्चन जो पूछा गया था वो किया है। उसके बाद में मूलधन की वैल्यू फर्स्ट स्कीम में निवेश की गई राशि हमसे पूछी थी तो वो हमने फाइंड आउट की है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और कोई भी डाउट होता है तो आपको कमेंट बॉक्स ओपन है तो वहाँ आप कमेंट कीजिएगा। तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन है जिस पर चलते हैं, जिससे कि ये जो टाइप है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है ये, क्योंकि ये इस प्रकार के एग्जाम SSC CHSL SSC CGL जैसे एग्जाम में आए हुए हैं। 2017 में भी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कि एक व्यक्ति कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति कुल 46,000 कितना 46,620 रुपये, 46,620 रुपये अपने बेटों के नाम 10%, अपने बेटों के नाम 10% CI की दर से इस प्रकार CI की दर से इस प्रकार जमा कराता है
कि 18 वर्ष पूर्ण होने पर, कितनी, 18 वर्ष पूर्ण होने पर, 18 वर्ष पूर्ण होने पर उन्हें बैंक से समान धनराशि प्राप्त हो, उन्हें बैंक से क्या हो, समान धनराशि प्राप्त हो, समान धनराशि प्राप्त हो। इस तरीके से वह व्यक्ति जमा करवाता है कि समान धनराशि प्राप्त हो उन्हें 18 वर्ष पूर्ण होने पर। बड़ा पुत्र, अब यहां क्या है कि जो बड़ा पुत्र है वो है 13 वर्ष, वह छोटा पुत्र 10 वर्ष का है, 10 वर्ष का है। तो बड़े पुत्र के नाम जमा राशि पूछा गया है, तो बड़े पुत्र के नाम जमा राशि कितनी है, जमा राशि कितनी है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। एज इट इज वही क्वेश्चंस है, बस कहने का जो तात्पर्य है वो चेंज हो गया है। यानी कि जो टाइम ईयर यहाँ दिया हुआ है वो हमें क्या है, माइंड से हमें समझना होगा कि टाइम ईयर किस तरीके से हमें काउंट करना है। कि एक व्यक्ति कुल 46,620 रुपए अपने बेटों के नाम करता है, ये टोटल वैल्यू हो गई। 10% CI की दर से करता है और जमा इस प्रकार कराता है कि वो 18 वर्ष पूर्ण होने पर उन्हें बैंक से समान धनराशि, 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर उन्हें समान धनराशि प्राप्त हो रही है, जबकि बड़े पुत्र की आयु 13 वर्ष और छोटे पुत्र की आयु 10 वर्ष है। तो बड़े पुत्र के नाम जमा राशि हमें फाइंड आउट करनी है। तो वही क्या करेंगे हम, फर्स्ट और सेकंड, यही करेंगे, फर्स्ट और सेकंड वाली कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशंस में समान धनराशि का मतलब वही मिश्र धन समान है, तो यहां क्या करेंगे, मूलधन P1 इंटू, अब यहां दर है 1 प्लस दर, 1 प्लस दर अपॉन 100 है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाती है, 110 अपॉन 100। तो यहां भी क्या हो जाएगा, 110 अपॉन में 100 की पावर, और यहाँ क्या हो जाएगा, P2 इंटू 110 अपॉन 100 की पावर, और ये दोनों समान धनराशि है। अब हमें ये पता करना है कि टाइम है वो कितना है, यानी कि पावर के रूप में हमें क्या लिखना है, टाइम कितना है। तो 18 वर्ष पूर्ण होने की आयु पर यह समान धनराशि होगी। जब 18 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे दोनों के ही, तब ये समान धनराशि क्या होगी, प्राप्त होगी। तो 18 वर्ष कब पूर्ण होंगे, क्योंकि बड़ा पुत्र तो कितना है, 13 वर्ष का है, तो 13 वर्ष का अभी है मौजूद में, तो कितने ईयर बाद में वह 18 वर्ष का होगा, 5 ईयर बाद में। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5। ये बस समझने वाली बात है कि 13 इयर्स का वो इस टाइम प्रेजेंट टाइम में है, तो 18 वर्ष आयु होने में कितना टाइम लगेगा उसे, 5 ईयर। ऐसे ही ये 10 वर्ष का है, तो इसे 18 वर्ष का होने में कितना टाइम लगेगा, 8 ईयर और। तो बस ये कंडीशंस हमें यूज़ करनी है। यहाँ से P1 अपॉन P2 है, उसकी वैल्यू निकालनी है। वही तरीके से 110 अपॉन में 100 की पावर यहाँ 8 है, और ये 110 अपॉन में 100 कितना हो जाएगा कि पावर -5 हो जाएगी। तो P1 अपॉन P2 है, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 110 अपॉन में 100 की पावर 3। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट हो तो उसके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है और कीजिएगा। वैसे पूरा आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमने अभी पिछला क्वेश्चन जस्ट किया है ऐसा कि ऐसा। तो यहाँ से P1 अपॉन P2 की वैल्यू निकालनी है, तो वही 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो P1 अपॉन P2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 का क्यूब करना है, तो 11 का स्क्वायर 121 होता है, इंटू 11 करेंगे कितना आ जाएगा, 1331। ये तो बहुत बार कर चुके हैं, तो ये 11 का हुआ, 12 का हुआ, तो ये हमें याद में रहते हैं 10 का। तो 11 का कितना हो जाता है 1331, और 10 का कितना हो जाता है 1000। तो यहाँ से हमें P1 अपॉन P2 की वैल्यू है वो पता चल गई है, और P1 अपॉन P2 की वैल्यू पता चल गई है, टोटल वैल्यू हमारे पास में है। तो हमें क्या है, P1 फाइंड आउट करना है, P1 फाइंड आउट करना है, क्योंकि क्या कहा गया, बड़े पुत्र के नाम जमा राशि। तो बड़े पुत्र के नाम जमा राशि कितनी है, 1331 रुपये है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल वैल्यू कितनी दी हुई है, 46,620 रुपये टोटल वैल्यू है। तो यहाँ भी टोटल करेंगे, और टोटल करने पर कितना आ जाएगा, 2,331 रुपये। ये क्या हो जाता है, टोटल है, इनटू में अब क्वेश्चन में जो भी पूछा है, फर्स्ट पूछा है यानी कि बड़े पुत्र की राशि पूछी है, तो 1331 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कंडीशन समझ में आ गई होंगी, जिससे अनुपात वाले करते थे उसी प्रकार से हमने क्वेश्चंस है उसका सॉल्यूशंस किया है, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है। अब इसका सॉल्यूशंस करते हैं, तो ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 23 46, यानी कि 2 बार, यानी कि P1 की जो वैल्यू आएगी वो 20 इंटू 1331 होगी। तो P1 बराबर, इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, 266 और 2, यानी कि 26,620 रुपये
26,620 रुपये फर्स्ट, यानी कि जो बड़े बेटे हैं उसके जमा राशि है वो 26,620 रुपये है और बची हुई राशि है वो सेकंड पुत्र के लिए उस व्यक्ति ने जमा की है। तो बिल्कुल जब क्वेश्चंस हम पढ़ रहे थे तो थोड़ा लेंदी लग रहा था कि क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस कैसे होगा, बट हमने अपने तरीके को यूज़ किया है तो क्वेश्चंस बहुत ही इजी वे में तरीके से हुआ है। ये शॉर्ट मेथड कब काम में आएंगे, यानी कि इनका यूज जब हम एग्जाम में करेंगे तो बहुत ही हमें बेनिफिट होगा। तो आप इन शॉर्ट मेथड को बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस प्रकार के क्वेश्चंस के एग्जाम में आने के चांसेस 90% तक रहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये टोटल वैल्यू दी हुई थी कि इसके 10% CI की दर से दिया हुआ था, तो हमने क्या किया है 18 वर्ष पूर्ण होने पर समान धनराशि थी। तो ये समान धनराशि कब होगी, जब 13 ईयर्स का बड़ा बेटा है तो 5 वर्ष बाद में होगा, 10 वर्ष वाला 8 वर्ष में होगा। तो ऐसे P1/P2 की वैल्यू निकाली है और वैल्यू निकालने पर जो हमें टोटल वैल्यू दी है अपॉन में टोटल किया है इनटू में जो भी क्वेश्चन में पूछा है। क्वेश्चन में बड़े पुत्र की जमा राशि पूछी थी इसलिए, अगर छोटे पुत्र की पूछता है तो हम किससे 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन था नहीं। और आगे ऐसे ही शॉर्ट मेथड्स के लिए आपको क्लासेस को रेगुलर देखना होगा, रेगुलर बेस पर क्लासेस हो रही हैं, सारे टॉपिक मेरे द्वारा करवा दिए जाएंगे, वो चाहे किसी भी एग्जाम से रिलेटेड हो, SSC CGL GD कांस्टेबल, SSC CHSL या फिर राजस्थान की जैसे आने वाली एग्जाम संगणक की होगी, या फिर हम बात करें किसी भी एग्जाम RSM SSB द्वारा ली जा रही हो, तो उनके लिए ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो आज के लिए क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें और शेयर तो आप करोगे ही। तो वीडियो आज की क्लासेज हैं यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।